अभी भी वक्त है। अपनी क्लास 11th को आप बचा सकते हो। क्लास 11th को बर्बाद होने से बचा लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो ये साल होता है वो डिसअपॉइंटमेंट में ही निकलता है, क्योंकि जब 10th से 11th में आते हैं तो सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। कुछ कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है एंड बहुत लेट हमको रियलाइजेशन होता है कि अरे यार क्लास 11th तो बर्बाद हो गई। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। अगर अभी भी आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, आप बताए गए रास्तों पर चलते हैं, तो आप अपनी क्लास 11th को बचा सकते हैं। और अगर आप अपनी क्लास 11th को बचा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप वो अपना ख़्वाब भी बचा रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को नीट क्रैक करता हुआ या जेईई क्रैक करता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि बेटा अल्टीमेटली जेईई या नीट में भी क्लास 11th में से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, भारी मात्रा पर पूछे जाते हैं। और अगर आपकी क्लास 11th वेस्ट हो गई, कुछ-कुछ टॉपिक्स जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर मैं बोलूँ, वो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट से लिंक्ड है। जब आप क्लास 12th में आएँगे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो यू विल रिलेट कि अरे मेरे को तो वही नहीं आता, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आप क्लास 11th में वो टॉपिक्स को अच्छे से करके आते हैं, तो आपको क्लास 12th बहुत स्मूथली निकल जाती है। सो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, डोंट फॉरगेट टू, if you're a new user, don't forget to subscribe to the channel। and अगर आप चाहते हैं सच में क्लास 11th को बर्बाद होने से बचाना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए लेट्स बिगिन। एंड टारगेट हमारा एक ही चलेगा बेटा इस पूरी कंप्लीट वीडियो में, दैट हमको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आने हैं। अब मैं आपको फिजिक्स का स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप अपनी केमिस्ट्री में भी लगा सकते हैं, या बायोलॉजी में भी लगा सकते हैं, या मैथ्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कुछ हद तक पीछे छूट रहे होंगे। क्लास 11th वाले बच्चा जब एक आता है 10वीं से 11वीं में, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करता है कि वो लेट स्टार्ट करता है ना। जब हम 10th के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं, हम 11th में आते हैं, तो हम लेट स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उतनी देर तक काफी सारे बच्चे जो बहुत सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, वो तो शायद 10th में ही 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, या 9th में ही 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि यार हमने पहले से ही 11th के ना ये वाले चैप्टर्स और बेसिक्स को पढ़ रखा है, हमको पता था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना, तो हमने पहले से वो चीजों को स्टार्ट कर दिया था। बट कहीं ना कहीं तुम जो स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट नहीं किए हो, तुमने लेट स्टार्ट किया है, तुम बेटा यहां पर ही एक बहुत बड़ा झटका फेस करते हो। एंड इस चीज के चलते तुम्हारा जो बेसिक्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। जब मैं बेसिक्स की बात कर रही हूं, तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, देन आपके वेक्टर्स आते हैं। और ये एक ऐसी चीज है बेटा जो क्लास 11th में आके नहीं आती है, है ना। और इन चीजों को तुम्हें हजम होने में भी टाइम लगता है। अब रिसेंटली आई वाज टेकिंग अ सेशन एंड अ स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 10th में है, ही टेक्स्टेड मी देयर इन द कमेंट सेक्शन कि मैम जब हम क्लास 11th में आएंगे, तो हमको डिफरेंशिएशन के कितने फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन के कितने फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। तो यार बेटा आप गिन क्यों रहे हो कि आपको 100 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे या 200 फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। उसको जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। बट एक जो आप टेंशन क्रिएट कर लेते हो ना अपने सिर पर कि यार इतना सब चीज रटनी पड़ेगी, अब ये फॉर्मूलाज को रटना पड़ेगा, ये चैप्टर्स कैसे होंगे, सो पहले तो उससे बाहर निकलो। तुमने लेट स्टार्ट किया है तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि तुमने लेट स्टार्ट किया है, तो तुम बाकियों के कंपैरिजन में अपना सिलेबस लेट ही फिनिश कर पाओगे, जल्दी नहीं फिनिश कर पाओगे। पहले तो इसको एक्सेप्ट करो। देन कोचिंग प्लस स्कूल मैनेज ही नहीं हो रहा है। स्कूल सारा दिन निकल जाता है दोपहर तक, है ना मैम। उसके बाद हमको स्कूल की जो क्लासेस हम लगाते हैं उससे कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आता। उसके बाद हम कोचिंग चले जाते हैं, कोचिंग से जब वापस आते हैं, देन वी रियलाइज कि अरे भाई कोचिंग में भी इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, और रिवीजन करने का टाइम नहीं बचता, जान बचती नहीं है शरीर में, और हम सो जाते हैं और सुबह उठकर फिर से वहीं पर बैक रूटीन वापस। सो इस चीज से तुम्हें निकलना पड़ेगा। अब जैसे कि इस टाइम अगर हम बात करें, ऑलरेडी दिसंबर मंथ इज गोइंग ऑन, सो राइट नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आप स्कूल को थोड़ा सा कम करिए। रेगुलर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर रेगुलर स्कूल जाने से नैया पार हो रही है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल में जाकर कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हाँ, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है, बट अगर लेट सपोज आपको स्कूल आप गए, आपको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो देन टॉक टू योर टीचर्स। अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो यार खड़े होकर पूछो। तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने अगर पैसे दिए हैं यार स्कूल्स में, तो उसका फायदा भी तो मिलना चाहिए।
या सिर्फ वहां पर जाके तुमको टाइम वेस्ट करना है? नहीं, उससे निकले। अगर कोचिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी कोचिंग में हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप लग गए हैं, आपका ख्वाब था जेईई या नीट क्रैक करना, तो आपने ऐसे कोचिंग्स को ज्वाइन किया जिन्होंने बहुत भारी भरकम पैसा लिया, बट इन रिजल्ट आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज अगेन अ वेकअप कॉल फॉर यू बेटा। 100 बच्चों के बीच में बैठकर यस सर, यस सर, यस मैम करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। रियलिटी चेक करके बताओ यार मुझे, सच में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि बेटा कितना फायदा होता है कोचिंग जाकर। मैं उस टाइम से जा चुकी हूँ। आई वॉज अ नॉन मेडिकल एस्पिरेंट एंड मैं जब मैथ्स की कोचिंग की बात करूँ तो मुझे मैथ्स की कोचिंग में यार कुछ समझ में नहीं आता था, एंड अल्टीमेटली आई टुक अ डिसीजन दैट आई वोंट बी गोइंग टू एनी ट्यूशन। मैं खुद से पढ़ाई करूंगी, है ना। कम मार्क्स आ जाएंगे बट मार्क्स तो आएंगे। और एक अलग बेटा डिप्रेशन अलग से फील होता है आपको जब आप इतने बच्चों के बीच में बैठे होते हो, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते और बाई चांस टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे। सो वो एक अलग माइंडसेट होता है जिसको फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कई स्टूडेंट्स के लिए, एंड अल्टीमेटली दे फेल इन क्लास 11th। तो एक साल और बर्बाद करने से क्या मिल रहा है? तो उस टाइम को बचाओ, ठीक है, सेव दैट टाइम। देन इज रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच से बचो यार। अब रॉन्ग अप्रोच क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ना न्यूमेरिकल्स पढ़ लो, थ्योरी ना पढ़ो, या सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पहले लगा लो। अब भाई कैसे समझ आ जाएंगे क्वेश्चन अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है? बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा आगे। देन मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, इतनी इतनी किताबें लेने से कुछ नहीं होगा। लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करो, लिमिटेड टीचर्स को फॉलो करो और उनको डाई हार्टेडली फॉलो करो। आज इस लेक्चर में, कल उस लेक्चर में, परसों उस लेक्चर में, कुछ फायदा नहीं बेटा। कई बार एक टीचर के पढ़ाने का ढंग दूसरे टीचर के ढंग से डिफरेंट होता है, तो तुम उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हो, एंड अल्टीमेटली यू कम टू कंक्लूजन कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। दैट इज नॉट ट्रुथ। वो सच नहीं है बेटा। कहीं ना कहीं तुम उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर रहे हो। एक टीचर को पकड़ो, केमिस्ट्री के लिए एक टीचर ले लो, फिजिक्स के लिए एक टीचर ले लो, बायो के लिए एक टीचर ले लो, मैथ्स के लिए एक टीचर ले लो, उनको एंड तक फॉलो करो, ठीक है, उनको एंड तक फॉलो करो। पीयर प्रेशर ने तो बस बुरा हाल कर रखा है। एक बच्चा जो पहले से सिलेबस स्टार्ट कर चुका है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो पहले ही सिलेबस को खत्म करेगा। अगर उसने बोल दिया कि मेरे 3 चैप्टर हो गए, तुम्हारे नहीं हुए तो क्या होगा? दूसरों के बोलने से तुम इफेक्ट अगर होने लगे तो यार लाइफ में तो फिर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, एंड दिस इज रियलिटी बेटा। ये जो लोग हैं ना आसपास वाले, ये कभी नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा बिठा कर चलना, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है यार कि वो जो तुम्हारा बेस्टी है ना, उसने भी अगर ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं भी ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बट बेटा वो कहीं ना कहीं पढ़ चुकी होगी, वो तुमको कब पता चलेगा? जब रिजल्ट आएगा। सो पढ़ाई के मामले में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, ये अपने दिमाग में घुसा लेना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यार, पढ़ाई और नोट्स के मामले में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। वो तुमको खुद ही करनी है, अपने हिसाब से करनी है। कितने टाइप के क्वेश्चन जाते हैं बेटा? मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। असर्शन, रीजन पूछे जाता है, केस स्टडी पूछे जाता है, मल्टीपल चॉइस पूछे जाता है, डेरिवेशंस पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब जब असर्शन रीजन की बात आती है तो सीनियर्स ने तुमको पहले ही दिमाग खराब कर रखा है कि यार ये तो कभी सॉल्व ही नहीं होंगे, तुम असर्शन और रीजन में फंस जाओगे। केस स्टडी ये क्या होता है मैम? केस स्टडी क्वेश्चन मैम ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैम हमको तो सारे ऑप्शन ही करेक्ट लगते हैं। डेरिवेशन हो तो मैम रटें कैसे इसको? और वहां पर बात रही न्यूमेरिकल्स की तो मैम ये तो बनते ही नहीं है, छोड़ो मैम, क्या करना है न्यूमेरिकल्स बना के। पहले ये समझो कि 70% पेपर में से आपका 20 से 25% सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बाकी बेटा आपका थ्योरेटिकल या डेरिवेशन ही पूछा जाएगा। आपकी क्लास 11th की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अब इस 25 से 30% के पीछे भागकर डिप्रेस होना है, या बाकी बेटा जो मार्क्स बचे हुए रह गए उनके पीछे भागकर उनमें सक्सेसफुल बनकर ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं? ये तुम्हारा फैसला होना चाहिए, है ना। इस पे मैं अगर तुम्हें कुछ बोल भी दूंगी तो अल्टीमेटली मैं पेपर देने नहीं जाने वाली हूँ, तुम पेपर देने जाने वाले हो। तो तुमको ज्यादा पता होना चाहिए यार कि तुम्हारा क्या अप्रोच है। तुमको इस 25% से 30% के पीछे भागना है, या बेटा तुमको तुमको 40%, अगर मैं मान के चल रही हूँ 30% आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो 40% 70 में से अगर मैं मान के चल रही हूँ, 70 में से लेट्स सपोज आपके जो है 30% जो है वो न्यूमेरिकल्स आए हैं, बाकी बेटा जो मैं 40% रह गया है ना, या 100 में से मान के चलो तो 30% अगर न्यूमेरिकल आए तो 70% जो रह गया वो तो आपकी थ्योरी और डेरिवेशन है ना, उसको तो कंप्लीट करो यार,
है ना, उसको तो पढ़ो। अब डेरिवेशन जब रटने की बात आती है तो रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमको कोई चीज समझ में आ रही है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप कैसे जा रहा है, तो तुमको कभी रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मल्टीपल चॉइस में हमेशा एलिमिनेशन मेथड भी काम आता है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बेटा जिनके ऊपर वर्क करने की जरूरत रहती है, तो उनके ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस चैनल पे मैं ये सब चीजें लगा रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए, सेशंस लगा रही हूँ, मैं तुम्हें ट्रिक्स बता रही हूँ कि अपनी कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे यार, क्लास 12th के अभी चल रहे हैं, आपके 11th के भी बहुत जल्दी आएंगे, सो कीप फॉलोइंग अस। असर्शन रीजन की बात करें तो कुछ घबराने वाली बात नहीं होती यार इसमें। ये बिल्कुल गलत है कि असर्शन रीजन मैम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्यों नहीं कर पाओगे भाई? अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, थ्योरी करनी है किसी चैप्टर की, और उस थ्योरी के चलते चलते आपको नोट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपको एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस उठाने हैं, देन आपको थर्ड स्टेप में फॉर्मूला शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ तो पूरा चैप्टर आप अपनी लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर्मूला शीट की बात करूँ तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला आएंगे बेटा। और फोर्थ स्टेप, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, आपको सैंपल पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। आपको सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज यार, आपको सिंपली बेटा इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट में सर्च करना है अर्शप्रीत क्लास 11, ARSHPREET क्लास 11। बेटा आपको इसमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, जो मैंने क्लास 11 के रिलेटेड बना रखी हैं। सो प्लीज गो एंड वॉच देम। एंड स्टिल इफ यू फील कि मैम 1-to-1 कनेक्शन के साथ पढ़ना है एंड मैम डिटेल में, चलो मैम आप सिलेबस करवा भी चुके हो, फिर भी हमको आपका रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए जिनमें आपने सब कुछ करवाया हो, इन डिटेल करवाया हो, है ना, तो बेटा उसके लिए यू कैन गो फॉर अड्डा 24/7 की आप जब ऐप पे डाउनलोड करेंगे, या फिर आप सिंपली क्रोम पर भी अड्डा 24/7 लिखेंगे तो स्कूल K-12 कैटेगरी में क्लास 11 पर आप क्लिक कीजिएगा। बेटा यहाँ पर सक्षम रिलोडेड 3.0 में मैम ने पढ़ा रखा है, और अभी इसमें 2 चैप्टर्स और बाकी हैं जिनको मैंने ऑसिलेशंस एंड वेव्स और डिटेल में करवाना है। आप इनको भी बाय कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस बाकी की रिकॉर्डेड वर्जन में मिलेंगी, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स बेटा, अगर मैं प्राइस की बात करूं, Y549 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, सो दिस विल कम टू 2157, ठीक है, 2157। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगे। अब लास्ट के ये जो 2 मंथ्स रह गए हैं बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस तो बहुत हाई, अब लास्ट में क्यों ही पे करें हम, तो लेट मी टेल यू बेटा, अगर आपने क्लास 11th अपनी बर्बाद करी है ना, तो अल्टीमेटली उसका असर क्लास 12th पर भी आएगा। सो आप क्लास 11th और 12th के बीच में एक ब्रिज रहता है जो आपको पार करना पड़ेगा। उस टाइम पर आपको ये वीडियोस बहुत काम करेंगी, जिसमें कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया गया है। सो कामंडम आयामी Y549 कोड यूज करने से आप इसके अंडर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमको बैच नहीं चाहिए, हमको बस प्रैक्टिस करना है, हम पढ़ चुके हैं, सो बेटा यहाँ पे आप क्लास 11th की ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्लास 11th की ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। एंड यूजिंग दिस कोड यू विल बी पार्ट ऑफ माई आर्मी। एंड हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो, बिकॉज जब तक आप किसी सब्जेक्ट के पीछे अपना 100% टाइम कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट आपको कभी भी उस हिसाब से नंबर स्कोर करने देगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में नंबर चाहते हो तो आपको उतना ही उसमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत रखो और बस जुटे रहो। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर।